Viewers, my near and dear ones, a very warm welcome to your beautiful channel सबका टॉपर। और इस चैनल से हम केमिस्ट्री में आज बोलने जा रहे हैं। केमिस्ट्री 12th क्लास को हम फोकस कर रहे हैं जो चैप्टर सॉल्यूशन से है। और इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने अभी तक जो पीछे का एपिसोड बनाया है उसको आपको रिकैप करना है। और उसके बाद अभी जो स्टेप हम आ रहे हैं, अभी जो क्लास हमारी होगी वो सॉल्यूशन में रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज योर केमिस्ट्री for class 12, equally applicable for JEE NEET also. Chapter solution. चैप्टर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको RLVP से भी हम जानते हैं, दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन में हम लोग जो अभी तक सीख चुके थे कि वेपर प्रेशर का क्या कंसेप्ट होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, और यहाँ पर अब लोग सीखने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच वी आर डिस्कसिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट लोग क्लियर कर रखे थे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या कंसेप्ट था कि अगर सॉल्वेंट होता है हमारा, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर क्या होता है, हाईएस्ट वेपर। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन जब उसमें हम सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूट के मिलाने से उसका वेपर प्रेशर लोअर, कम हो जाता है, डिक्रीज करता है। तो दैट डिक्रीज इज योर डिफरेंस। वो जो डिफरेंस आती है दैट इज लोअरिंग। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है P1 नॉट मानते थे उसको, और जो मिक्सचर बनाने, ये सॉल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर बनाना, और मिक्सचर को होमोजेनियस पार्ट बनाते हैं तो हमारा वो सॉल्यूशन बनता है। तो वहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर ये यहाँ पर सॉल्यूशन की बात होती है, ये सॉल्यूशन होता है हमारा, और सॉल्यूशन में अगर प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसका हमने प्रेशर कितना माना था, P1 नॉट के बराबर माना था। ये प्योर सॉल्वेंट की केस होती थी, तो वहाँ पर जो प्रेशर होगा P1 नॉट। अगर इसमें सपोज की सॉल्यूट की मात्रा हम मिलाते हैं, अगर सॉल्यूट मिलता है, सपोज सॉल्यूट की मात्रा इसमें डालते हैं लोग, जब सॉल्यूट मिलाते हैं तो फिर उसका प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो प्रेशर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता था वो P1, पार्शियल प्रेशर जो P1 मिलता था हमको, वो कितना मिलता था, P1 नॉट इंटू x1। तो यहाँ पर इस चीज से ऑब्जर्व करना था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे इसमें ऑब्जर्व करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कंसेप्ट क्या है हमारा कि ये जो दिस इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं कि दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्वालिटेटिव मानते हैं। अगर इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्वालिटेटिव के नाम से याद रखें तो ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, है ना। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की, तो वो हमारा सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम आपको बता दें कि कौन कौन सा हमको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आता है। तो फर्स्ट वन इज योर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड वन इज योर एलिवेशन in boiling point of the solvent, है ना। थर्ड वन इज योर depression in freezing point, and fourth one is, third one is depression freezing point, and fourth one is your osmotic pressure. Most important thing, these are the colligative property.
अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं हम लोग। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, यानी क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। मतलब नेचर ऑफ द सॉल्यूट, इट डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शनल नंबर्स और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट सॉल्यूशन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने पीछे क्लास में डिस्कस किया है, उसको आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन कंसेप्ट यही है कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, तो इसको हम जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, व्यू पॉइंट देख लो, और इसको मैं जस्ट रब करके फिर आगे बढ़ता हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन दिस केस क्या स्ट्रक्चर आएगा, क्या फार्मूला बनेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो रिलेटिव मोलिकुलर मास होती है, पॉइंट इट, रिलेटिव मोलिकुलर मास जो होता है वो हमारा 11th में भी आता है और 12th में भी आता है। और 11th और 12th से क्या डिस्टिंक्शन क्या होती है 11th और 12th में, कि 11th में वोलेटाइल प्रोडक्ट होता है हमारा, वोलेटाइल सब्सटेंस का हम लोग निकालते हैं मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास, और गैसियस प्रोडक्ट का, है ना। लेकिन इसमें जो है हमारा जो 12th का यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर हम देखते हैं, यहाँ पर जो रिलेटिव मोलिकुलर मास तो निकलता है। रिलेटिव मोलिकुलर मास क्यों बोलते हैं, यू ऑल नो इट वेरी वेल, है ना, क्योंकि वो रिलेटिव देखा जाता है कि एक सब्सटेंस, स्टैंडर्ड सब्सटेंस के मास को स्टैंडर्ड माना गया, उसके रिस्पेक्ट में उसको मेजर करते हैं, सो दैट इज नोन एज रिलेटिव मोलिकुलर मास। यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ जो हमारा अभी का कंसेप्ट है ये बिल्कुल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर बेसिकली एप्लीकेबल फॉर नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वोलेटाइल सब्सटेंस जो था गैसेस, तो उसको 11th में हमने देखा, उसका प्रोसेस वो था। यहाँ पर हम रब करके आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोडिंग, ये चारों जो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारा फ्रैक्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इसको जस्ट रब करके मैं रिलेटिव फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। फर्स्ट जो हमारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज योर RLVP। यहाँ पर कंसेप्ट ये है, जब हमारे पास सॉल्वेंट था, ओके, सॉल्वेंट हमारा क्या था, सॉल्वेंट जो भी था नंबर वन जो है हमारा सॉल्वेंट को इंडिकेट करते हैं हम, है ना। तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग x1 से डिनोट करेंगे, और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन था उसको हमने x2 से डिनोट किया। और वो वेपर प्रेशर कितना था, वेपर प्रेशर जो हमारा टोटल सॉल्यूशन में आएगा, वो सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर क्या मानते हैं कि जब हम इसमें ये मानते हैं कि जो सॉल्यूट होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल है, तो टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का, वो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, वो टोटल प्रेशर हो जाएगा हमारा P = P1 + P2। P1 सॉल्वेंट का हो गया, P2 हमारा सॉल्यूट का हो गया। और यहाँ पर जब कंसेप्ट में देखते हैं तो P2 तो चूंकि 0 हो जाएगा, चूंकि उसमें नॉन वोलेटाइल है, दिस इज नॉन वोलेटाइल। सो P1 की जगह पर, अब P1 हम रॉल्स लॉस लगा लेते हैं, P1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट × x1, दिस इज पॉइंट। यहाँ पर ये हमारा 0 हो गया, ओके। तो यहाँ पर जब P टोटल देखेंगे तो ये P हो गया हमारा एक्चुअल। अब जो प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट के केस में जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होता है, तो प्योर सॉल्वेंट केस में वेपर प्रेशर कितना था, P1 नॉट था। और जब हमने सॉल्यूशन के रूप में ले लिया तो वेपर प्रेशर कितना आ गया हमारा, P = P1 नॉट x1 आ गया ये। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट था ये +0 है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, ये इधर आपका नॉन वोलेटाइल हो गया, इसके लिए P2 जो होगा उसका। तो यहाँ पर अब जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल वैल्यू ये था उसमें से बाद में कितना आया, P आया, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, P1 नॉट - P। और P1 नॉट - P जो है हमारा, P के लिए आप क्या लिखोगे, P1 नॉट x1। और ये x1 जब आएगा, जब P1 नॉट आप कॉमन करते हो तो P1 नॉट कॉमन लिए तो 1 - कितना आ गया यहाँ पर, x1 आ गया। और 1 - x1, जब x1 x2 इसमें होता है तो x1 + x2 का वैल्यू जो होता है हमारा वो 1 के बराबर होता है। तो 1 - x1 अगर करेंगे तो वो कितना के बराबर होगा, x2 के बराबर होगा। तो दिस इज योर P1 नॉट
P1 नॉट x2। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा कि जब हम P1 नॉट के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ये RLVP निकल गया हमारा। ये क्या निकला हमारा RLVP, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या आ जाएगा हमारा P1 नॉट माइनस P डिवाइड बाय P1 नॉट, और ये आ रहा है आपको P1 नॉट x2 डिवाइडेड बाय P1 नॉट, और P1 नॉट कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारा x2 आ गया। ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर इक्वल्स टू क्या आ गया x2 आ गया। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ RLVP जो आ गया हमारा वो कितना आ गया हमारा x2 के बराबर आ गया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ और यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यहाँ पर x2 को हमने सॉल्यूट लिया था, ये हमारा सॉल्यूट था और ये हमारा सॉल्वेंट था। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमिन करता है, डिफाइन करता है। क्यों करता है कि चूंकि x2P RLVP किसके बराबर हो गया हमारा x2 के बराबर हो गया। तो जहां भी आपको इस तरह का प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इज इट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट, तो आप उसको सीधे सा इस तरह से दिखाओगे। अगर वो सॉल्यूट पार्टिकल के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, फ्रैक्शनल नंबर पे डिपेंड करता है, तो दैट इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज सेल्फ एविडेंस है ना, सेल्फ प्रूव्ड हो गया है जी। अब उसके बाद कंसेप्ट ये है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन हम लोग रिलेटिव मोलिकुलर मास को निकालने में करते हैं। तो रिलेटिव मोलिकुलर मास को निकालने में हम क्या करते हैं, आप प्रोसेस समझो कि ये x1 मोल फ्रैक्शन हुआ, x2 मोल फ्रैक्शन हुआ, तो x2 मोल फ्रैक्शन को हम RLVP के बराबर करते हैं। जो x2 होगा वो उसका वैल्यू हम, आप इसको स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद जस्ट मैं x2 का वैल्यू लेकर के रिलेटिव मोलिकुलर मास को डिफाइन करता हूँ। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हुआ हमारा, ये इक्वल्स टू x2 हो गया और इसका वैल्यू जो आया हमारा वो क्या आया P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल्स टू, अब x2 यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। अब ये समझ इंपॉर्टेंट है, वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट को हमने माना सपोज W, स्मॉल w मान लिया, ओके, और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हुआ उसको हमने सपोज करो कि m डैश मान लिया है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने कैपिटल से W से ले लिया, और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो हो गया हमारा उसको हमने क्या किया, कैपिटल M रख लिया। ओके, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है x2 बराबर क्या होगा, x2 इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो उसको हम लोग x2 का मोल फ्रैक्शन अगर हम सपोज करो कि n के रूप में ले लिए स्मॉल n, और यहाँ पर कैपिटल N ले लिए सॉल्वेंट का और स्मॉल n आपका सॉल्यूट का होगा। दिस इज ऑल अबाउट द x2, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर n जो हुआ हमारा उसको क्या लिख सकते हो आप, n जो लिखे हम, इसका मतलब ये हुआ कि n का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है ना, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ये हो गया हमारा, ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर क्या कंसेप्ट होगा हमारा कि W डिवाइडेड बाय m डैश, और अपॉन में करेंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M प्लस फिर इसको स्मॉल w अपॉन m डैश। अब यहाँ पर कंसेप्ट यही है कि हमारे पास जब सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगे है ना, ये डिस्क्रिप्शन अगर हमको सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा तो m डैश का वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से हम m डैश के वैल्यू को निकाल सकते हैं। और m डैश क्या होगा, ये m डैश हमारा यहाँ से इस वैल्यू से निकाल के यहाँ पर हम रिलेटिव मोलिकुलर मास, दैट इज योर रिलेटिव मोलिकुलर मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास और रिलेटिव मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं, किसका, ऑफ सॉल्यूट। तो
ये एप्लीकेशन है इसका जो हम डिटरमिन करते हैं इस तरह से। अब कंसेप्ट ये है कि इफ़ योर सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा इन दैट केस इस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो उसको हम अभी जस्ट इसको आप पहले नोट कर लो, फिर आपको हम रब करके उसका भी फार्मूला हम फॉर्मुलेट कर देते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज व्हाट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मेजर केसेस में आपको मोस्टली यही पूछा जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या मानते हैं, n इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल N। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम कैपिटल N को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। P डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N, और n अपॉन कैपिटल N जो हुआ वो हमारा किसके बराबर हो जाता था, वो n के बराबर क्या लिखते थे हम लोग, W स्मॉल में m डैश डिवाइड बाय कैपिटल W डिवाइड बाय m। तो इसका क्या कंसेप्ट हो गया, ये हमारा हो गया कि W स्मॉल अपॉन m डैश इंटू ये यहाँ नीचे इसको ऊपर कर देंगे तो ये m ऊपर चला जाएगा आपको और ये W हमारा नीचे रह जाएगा। ओके, दिस द पॉइंट। यहाँ पर इसको डिवाइड किए हम तो W अपॉन m डैश ये हो गया डिवाइड बाय W अपॉन m, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से m डैश हम ऑब्जर्व कर लेंगे, m डैश इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर में डाल देता हूँ, m डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, m डैश इज इक्वल टू, यहाँ से हम m डैश को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्मॉल w कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल W, है ना। और यहाँ पर आपका ये सीधे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट हम ले लेंगे, जो यहाँ नीचे आ जाएगा, ये क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P1 नॉट। ये हमारा पोजीशन आ रहा है यहाँ पर इस तरह से, ये फंडामेंटल हमारा। अब यहाँ पर सब कुछ हमारे हमको पता होगा, W निकाल के W M कैपिटल M ये सॉल्वेंट का वेट और सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास होगा, ये सॉल्यूट का मास होगा, और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ मिल रहा है, उससे हमको मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं हम। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया जो आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालने में किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। सो आगे हम इसका जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, रिमेनिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, उस पर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन सब्सक्राइब कीजिए सबका टॉपर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपलोडेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।